एक ऐसा ग्रुप जो कभी अलकायदा का पार्ट था, आज अमेरिका की मदद के साथ लड़ रहा है सीरिया में, जिसने सीरिया की आर्मी को हरा दिया है और सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है। कैसे एचटीएस ग्रुप ने रशियन फोर्सेस को, असद की फोर्सेस को और ईरान की फोर्सेस को भी एक हद तक हराने में कामयाबी हासिल की। क्या वजह है कि सीरिया में कई सारी मिलिट्रीज आपस में भिड़ी हुई हैं। कैसे टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएसए, रशिया, ईरान, सीरिया और कुर्द ये सब आपस में भिड़े हुए हैं सीरिया में। और कैसे अचानक बहुत ही कम समय के अंदर रशिया के सपोर्ट के बावजूद सीरिया में एलेप्पो जैसे बड़े शहर को कब्जे में लेकर एचटीएस ने अपने पास कर लिया। क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कैसे है सीरिया की पॉलिटिक्स ये भी समझते हैं, और क्यों हिजबुल्लाह का बिजी होना, हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ लड़ना एक और कारण बना इस चीज के पीछे। समझते हैं ये पूरी कहानी, क्या है सीरिया का इतिहास और वर्तमान। सबसे पहले समझिए सीरिया की कहानी। सीरिया एक ऐसा देश है जिसको रूल कर रहे हैं अभी असद अल बशर। ये असद अल बशर जो उनके राष्ट्रपति हैं। तो ये अभी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि शिया कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये खुद एक शिया लीडर है। तो इनके सपोर्ट में खड़ी रहती है हमेशा ईरान। ईरान के अलावा इराक में भी कई सारे ग्रुप्स इनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा क्योंकि सीरिया में असद के खिलाफ अमेरिका खड़ी है, इसलिए पुतिन के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे हैं, तो इनको पुतिन भी सपोर्ट करते हैं। जबकि क्योंकि ये शिया ग्रुप है और क्योंकि ये ईरान के करीब हैं, तो इनके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं कुछ और ग्रुप्स। उन ग्रुप्स का नाम है सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स, जिनमें आप बात करें तो एचटीएस नाम का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हयात तहरीर अल शम, जिसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है टर्की खुले तौर पर और कभी कभी छुप कर भी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का भी सपोर्ट इन्हें इनडायरेक्टली मिलता है। यहाँ जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको सऊदी अरेबिया प्लस यूएसए का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इजराइल भी चाहता है कि सीरिया में इनकी हार हो जाए। ये सब एक तरफ और यहाँ दूसरी कहानी एक तरफ। तो इनके बीच में ये डिवीजन कुछ इस तरह से है, लेकिन इसके बीच में कुछ और ग्रुप्स भी हैं। उस ग्रुप का नाम है कुर्दिश मिलिट्री ग्रुप्स। तो कुर्दिश ग्रुप्स अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई टर्की के साथ भी है, इनकी लड़ाई सीरिया के साथ भी है, लेकिन आजकल ये थोड़े बहुत सीरियन आर्मी के साथ खड़े दिख रहे हैं क्योंकि इनको टर्की से ज्यादा खतरा है। ये एक बेसिक बैकग्राउंड है। अब समझते हैं इसकी कहानी को। देखो, सीरिया की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि सीरिया के एक तरफ इराक है, नीचे जॉर्डन है, यहाँ इजराइल है, इधर लेबनान है और ऊपर है तुर्की। तुर्की के बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में कुर्दिश लोग रहते हैं। कुर्दिश लोगों को टर्की मिलिटेंट और टेररिस्ट मानता है, इसलिए इनकी लड़ाई इनके साथ हमेशा होती रहती थी। जबकि इस इलाके में तुर्की लगातार अपने हथियार और सपोर्ट करता रहता है कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को। जबकि सीरिया की सिविलियन गवर्नमेंट का कंट्रोल, जो सीरिया की सरकार है असद अल बशर का, उसकी बाकी हिस्सों पे कंट्रोल है। इस कंट्रोल के पीछे एक वजह और है कि यहाँ लेबनान से इन्हें सपोर्ट मिलता रहता है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह के मिलिटेंट जो थे वो 2011 के सिविल वॉर में भी सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और हमेशा यहाँ से लड़ने के लिए इनके सपोर्ट में आए रहते हैं। अभी हिजबुल्लाह के सारे मिलिटेंट जो हैं वो यहाँ इजराइल के साथ लड़ाई में बिजी हो गए थे, तो हिजबुल्लाह यहाँ से बाहर निकल गया था। इसकी वजह से सीरिया में जो असद की आर्मी थी वो कमजोर पड़ गई थी। इसके अलावा जो कुर्द हैं उनके ऊपर अक्सर तुर्की ने फायरिंग की थी, इस वजह से कुर्द भी थोड़े बिजी थे। तो देखते हैं पहले सीरिया की अभी क्या सिचुएशन है। ये देखिए सीरिया का मैप है। ये जो रेड में आपको दिख रहा है ये वो जगह है जो अभी तक सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी असद अल बशर के कंट्रोल में। ये अलेप्पो का शहर है जिसके ऊपर हयात तहरीर अल शम यानी एचटीएस ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा ये वो इलाके हैं जो आपको यहाँ डार्क ग्रीन में दिख रहे हैं जिनके ऊपर टर्की के सपोर्ट वाली मिलिटेंट ग्रुप्स का कब्जा है। येलो वाला जो रीजन है इसके ऊपर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी वो फोर्सेस जिनको कुर्द सपोर्ट करते हैं, वो फोर्सेस यहां पर खड़ी हैं। इन फोर्सेस को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, अब इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है सीरिया भी। और यहां पर बाकी और कुछ रिबल ग्रुप्स हैं जो यहां पर एक्टिव हैं। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी आईसिस एक्टिव है। तो इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप यहां पर आपस में भिड़े हुए हैं। तो अचानक से जो ये इलाका भी ग्रीन में दिख रहा है, ये पहले सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन एचटीएस को टर्की की मदद मिली, हथियार मिले और उन्हें पता लगा कि भाई लेबनान के आसपास अब हिजबुल्लाह बिजी हो गया है इजराइल से लड़ने में, ये इलाका खाली है, सीरियन आर्मी को बहुत जगह लड़ना पड़ रहा है, तो चलो हम इसमें घुस जाते हैं, और इस हिस्से पे कब्जा कर लिया। अब क्योंकि सीरिया की आर्मी को यहां भी लड़ना है, यहां कहीं कहीं आईसिस का कब्जा है तो इनसे भी लड़ना है, टर्किश फोर्सेस जहां पर है उनसे भी लड़ना है, तो पूरी मिलिट्री यहां पर डिवाइडेड है।
इनकी पूरी आर्मी इतनी जंग लड़ इसलिए पा रही थी क्योंकि इनको सपोर्ट मिलता था रशिया से और ईरान से। ईरान की आईआरजीसी और हिजबुल्लाह जो लेबनान में बेस्ड है वो दोनों डायरेक्टली सीरिया को सपोर्ट करते थे। अभी इजराइल की जंग की वजह से हिजबुल्लाह यहां बिजी हो गया लेबनान में, और ईरान ने भी अपना सारा फोकस अभी इसी रीजन में लगाया हुआ है इसको प्रोटेक्ट करने में। तो सीरिया के पास एक पावर गैप बन गया था, और उस पावर गैप को देखते हुए तुर्की को लगा कि भाई जल्दी से मौका है, असद को हरा के अपना कोई प्रेसिडेंट यहाँ पे रख देते हैं, इतनी मिलिट्री को स्ट्रांग करके यहाँ पुश करना स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने यहाँ पर चीज़ों को पुश करना स्टार्ट किया, और इसीलिए जो हिजबुल्लाह की प्रेजेंस थी यहाँ पर कम हो गई, और उसका फायदा उठाकर एचटीएस ने इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। अब एचटीएस एक ऐसा ग्रुप है जो कभी सीधा सीधा सीरिया में अलकायदा का ग्रुप हुआ करता था। एक अलकायदा की सीरियन की ब्रांच के नाम था नुसरा फ्रंट, जो अलकायदा का सीरिया ब्रांच था। इनको बाद में लगा कि अलकायदा के साथ रहने से इनको नुकसान है, इन्होंने कहा नहीं, हम अलकायदा से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सीरिया के ऊपर फोकस करेंगे। और इन्होंने बनाई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था जबात फतेह अल शम। जबात फतेह अल शम जब खड़ी हुई तो उसके अलावा और भी वहाँ कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स थे। इन्हें लगा कि अगर हमें सीरिया में असद की गवर्नमेंट को हराना है तो हमें और ग्रुप को अपने साथ लेना पड़ेगा। तो एक और बड़ी ग्रुप बनी जिसका नाम था हयात तहरार अल शम। इससे पहले 2011 के बाद जब कॉन्फ्लिक्ट सीरिया में हुए थे तब असद ने इस पूरे इलाके में केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी पूरी दुनिया में भर्त्सना हुई थी। लेकिन फिर भी ईरान और रशिया की सपोर्ट से इन्होंने बड़े लेवल पर आकर जितने भी रेबल थे उनको कुचलने में कामयाबी हासिल की। एचटीएस को भी कमजोर कर दिया था, और कुछ हिस्सों पर ही उनका कमजोर था, कुछ ही हिस्सों पर उनका कब्जा था। इस इलाके में जहां आईसिस एक्टिव थी वहां कुर्दिश लड़ाकों के साथ मिलकर सीरियन आर्मी ने आईसिस को भी हरा दिया था, और इसीलिए ये रीजन फिर से एक बार असद के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन अब जैसे जैसे कुर्दिश फोर्सेस टर्की से लड़ने में बिजी हो गई, हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ने में बिजी हो गई, और सीरिया को जो पैसे और हथियार मिलते थे रशिया से वो भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि रशिया खुद यूक्रेन की वॉर में बिजी है। और इन सब का फायदा उठा के तुर्की ने यहाँ पर एचटीएस को हथियार देने शुरू किए, और एचटीएस ने कब्जा कर लिया इनके दूसरे सबसे बड़े शहर के ऊपर। तो अभी जो प्रॉक्सी वॉर की सिनेरियो है वो कुछ ऐसी है जहां रशिया, ईरान और इराक सपोर्ट करते हैं असद के फौजियों को। इनके साथ ईरान की फौज है, इनके साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी हैं, साथ में इनके कभी कभी कुर्द भी खड़ा रहता है, क्योंकि कुर्द का बड़ा दुश्मन कौन है? वो है टर्की। ये सब एक साथ है, और इनके खिलाफ है आर्मी ऑफ इस्लाम जिसको सऊदी अरब, कतर और कुवैत सपोर्ट करते हैं, फ्री सीरियन आर्मी जिसको टर्की, यूके, यूएसए वगैरह सपोर्ट करते हैं, और अलकायदा का भी एक ग्रुप है जो यहाँ पर लड़ रहा था। तो ये पूरी कहानी है जहां पर कई सारे देश आपस में भिड़े हुए हैं, और इसी की वजह से अभी इसका फायदा उठा के अचानक से एलेप्पो के ऊपर कब्जा कर लिया है एचटीएस ने। इस हिस्से के ऊपर कब्जा है टर्की का। यहां पर है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, यानी कि जो कुर्दिश फोर्स है वो, हालांकि कुर्दिश फोर्सेस अभी सीरिया के साथ, यानी सीरिया में जो असद की गवर्नमेंट उनके साथ एक तरह से अलायंस में है, तो अभी इस हिस्से पर भी लगभग इनडायरेक्टली इनका ही कंट्रोल है। यहां पर आपको इस्लामिक स्टेट के कुछ मिलिटेंट दिख रहे हैं ग्रुप, जहां पर अभी भी आईसिस का कब्जा है, यहां भी लड़ाई चालू है। और ये जो इलाका है यहाँ एक अलग ही मिलिटेंट ग्रुप है जो कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इस पूरी कहानी में अभी ढेर सारे से खिलाड़ी हैं जो इस जंग में लड़ रहे हैं। रशिया ने लगातार यहाँ पर जेट से स्ट्राइक की है। जब उन्हें पता लगा कि रेबल्स का कब्जा बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने रशिया से मदद मांगी। रशिया ने अपने एयर फाइटर जेट्स भेजे और यहाँ पर बॉम्बिंग की है। लेकिन अभी रशिया के साथ समस्या है कि उनके पास खुद हथियारों की कमी है। रशिया को खुद नॉर्थ कोरिया से सप्लाईज लेने पड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन में व्यस्त है। हिजबुल्लाह जो इनका सपोर्टर था वो इजराइल के साथ लड़ने में व्यस्त है। तो बचा कौन? बचा एक यहाँ पर सीरिया की आर्मी और दूसरे कुर्द फोर्सेस। तो अभी यहाँ केवल सीरिया और कुर्द के दो ही फोर्सेस हैं। अब एक फर्क ये भी है कि जो कुर्द की फोर्सेस हैं उनकी लड़ाई टर्की के साथ है लेकिन अमेरिका के साथ नहीं है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी उभरती दिख रही है। शायद असद को हराने में ये कामयाब ना हो पाए और यहाँ पर इस इलाके पर ही उनका कंट्रोल रहे और कुछ दिनों में शायद असद की आर्मी दोबारा यहाँ कब्जा कर ले। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत होने का मतलब है ये पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट में कई दिनों तक इन्वॉल्व रहेगा। और ये भी दिखाता है कि कैसे अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ रशिया अपनी वॉर की वजह से कमज़ोर हो गया है, ईरान अपनी वॉर की वजह से कमज़ोर हो गया है, हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया है और अब इसी की वजह से असद भी यहाँ कमज़ोर होते दिख रहे हैं। तो एक साथ चार चार देश या चार चार जो मिलिटेंट विंग्स हैं, जो आर्मीज़ हैं, वो कमज़ोर होती दिख रही हैं, जिसका फ़ायदा बाकी देश उठा रहे हैं। इस पॉलिटिक्स में इंडिया कहाँ है? अभी तक इंडिया ने कोई बयान यहाँ दिया नहीं है और इंडिया भी इस इलाके में थोड़ा चुप रहना ही प्रेफर करता है क्योंकि हमारे लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये किसी भी इन्वॉल्वमेंट का कोई रोल यहाँ पर है नहीं। तो ये थी बेसिक सी सीरिया की कहानी कि भाई कैसे सीरिया में अलग अलग ग्रुप्स थे
जो लड़ रहे थे आपस में, जैसे ही पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ तो उसका फायदा उठा के एचटीएस ने एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया है, जिसको डायरेक्टली सपोर्ट टर्की कर रहा है, इनडायरेक्टली सपोर्ट सऊदी अरेबिया और यूएसए भी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? क्लासेस, कंटेंट, टीचिंग, और वो सब मिल रहा है आपको यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज में जो PWOnlyIAS ने लॉन्च कर दिया है। 2025 के लिए टाइटन जो हमारा इंग्लिश का बैच है, प्रहार जो एक इंग्लिश का बैच है, 2026 के लिए टाइटन अगेन एक इंग्लिश का बैच, संकल्प जो एक इंग्लिश का बैच है, जो आपको कंप्लीटली तैयार करता है हर एक आने वाले प्रिपरेशन में जो भी दिक्कतें आप फेस करेंगे उसके लिए। आपको मिलती हैं लाइव जीएस की क्लासेस जिनमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको मिलेंगी सीसेट की क्लासेस, डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस, और ई बुक्स का एक ऐसा कलेक्शन जो अकेले ही आपको हर जगह हर कंटेंट प्रोवाइड करेगा। आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, बाकी कंटेंट के लिए यहाँ वहाँ सब कुछ एक साथ मिलेगा, और ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, और वो भी आप घर बैठे कर पाएंगे। कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और ना ही इसके पीछे आपको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। ये कोर्सेज केवल 7,999 से ही उपलब्ध है। आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इसके बारे में और डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी ज्वाइन करें इस कोर्स को, PWOnlyIAS की तरफ से फाउंडेशन कोर्सेज को। आई होप आपको सीरिया की कहानी पता लग गई। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।